हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल थिंक लीगली। राजस्थान एपीओ का क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट हमारा बेरक चल रहा है बीएनएस और आईपीसी का। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपकी पूरी प्लेलिस्ट बन रही है राजस्थान एपीओ की, उसको विजिट जरूर कीजिए और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो लास्ट क्लास में आपको पता है हमने डेफिनेशंस वाली बात की थी। ये एक और इम्पोर्टेंट क्लास आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आज की क्लास में हम एक्सेप्शंस की बात करेंगे। जो जनरल एक्सेप्शंस हमारे दे रखे थे उनकी आज हम बात करेंगे। तो आज मैं आपके बीएनएस के जो 14 से 30 वाले एक्सेप्शंस हैं उनकी बात करेंगे और बचे हुए हमारे एक्सेप्शंस हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आराम से समझिए और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आपके जैसे ऐसा नहीं है कमेंट्स में पढ़ती नहीं हूँ, आप लोग कमेंट्स में अक्सर कह रहे हैं कि पीडीएफ के लिए, तो मैं उस पर भी काम कर रही हूँ। जल्द ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, तो उसके माध्यम से आपको पीडीएफ भी जल्दी मिलेगी। बेसिक आपको पता है कि हमारी जब भी कोई क्राइम होता है उसमें हम दो बात करते हैं। आपका एक होता है एक्टस रियस यानी रॉन्गफुल एक्ट। आपने कोई एक्ट जो कि आपको ओमिटेड था या आपको नहीं करना चाहिए था या फिर आपकी ड्यूटी थी करने की, वो आपने नहीं किया है। आपने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है। कौन सा एक्ट? रॉन्गफुल एक्ट। एक्टस रियस किया है विद गिल्टी माइंड, मेंस रिया के साथ। एक्टस रिया को मेंस रिया के साथ किया है। आपने कोई रॉन्गफुल एक्ट गिल्टी माइंड के साथ किया है। आपको सभी को पता है दोनों ही एसेंशियल्स हैं। आपका कोई भी एक चीज के बिना क्राइम नहीं हो सकता है। अगर आपने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया बट आपका गिल्टी माइंड नहीं था तो वो आपका क्राइम नहीं कहलाएगा। जनरल आपको ये बात तो आपको समझ में आ गई कि अगर ये दोनों चीज है तभी हमारा क्राइम होता है। बट जहां पे आपके जनरल एक्सेप्शंस यहीं से निकलता है कि अगर हमारी बात कर रहे हैं कि हमारा गिल्टी माइंड नहीं था, क्या एक्सेप्शंस हैं कि हम क्राइम से आप जो ऑफेंडर है वो उस क्राइम से कैसे छूटेगा, वो हमारी हेल्प कौन करता है? जनरल एक्सेप्शंस करते हैं कि ऐसी कोई सर्कमस्टेंस ऐसे थे कि आपका गिल्टी माइंड नहीं था, आपने ऑफेंस किया, भाई ये तो चीज होके रहेगी भाई, तभी तो आप फंसे हो क्योंकि आपने ऑफेंस कर दिया है, वो क्राइम कर दिया है। तो आप निकल कैसे सकते हो कि आपका वो एक्ट करने का इंटेंशन नहीं था। इससे ही हम छूट सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आपको आपके क्राइम से निकलना है या आपको अपनी पनिशमेंट कम करवानी है, उसमें पहले हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि वेदर योर एक्ट वाज लाइंग विद इन द जनरल एक्सेप्शंस, कि आप कहीं पे आपके कोई जनरल एक्सेप्शन अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक्टस, और आपको पता है इसकी लीगल मैक्सिम, ये हमारी एक्टिस नॉन फेसिड रियम निसी मेंसिड रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मेंस में जब भी आप आंसर फ्रेम करें कोई एक्सेप्शन से रिलेटेड, जरूर इसको लिखिए। और इसका मतलब क्या होता है? एन एक्ट डज नॉट मेक अ पर्सन गिल्टी अनलेस देयर इज अ गिल्टी माइंड। ये हमारी दादा परदादाओं वाली आपको पता है लीगल मैक्सिम है, जिसको ये बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सिम है, हमारी फंडामेंटल प्रिंसिपल पे बात करता है कि एक्ट जब तक पर्सन को गिल्टी नहीं बनाता जब तक कि पर्सन का गिल्टी माइंड नहीं है। आपका जो मोटिव इज नॉट मेंस रिया, मोटिव इज द व्हाई, मेंस रिया इज द इंटेंट। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूं? मोटिव और इंटेंट, आपका क्या मोटिव था? मान लीजिए आपने मर्डर करने की आपका मोटिव था आपका, लेकिन आप है ना, आपने उसका लेकिन वो मरा नहीं, ग्रीवियस हर्ट होके ही रह गया। तो लेकिन अब ऐसी कंडीशन में आप ये नहीं बोलेंगे कि मेरा मोटिव मर्डर करने का नहीं था, क्योंकि आपका इंटेंट तो क्या था? उसको मारने का था। तो आपका इंटेंट मैटर करता है, मोटिव मैटर नहीं करता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, आपने किसी पर्सन से, आपकी ए पर्सन की बी पर्सन से लड़ाई हो जाती है, आप हाथापाई पे आ जाते हैं, डंडे भी मार देते हैं और वो सामने वाला पर्सन ग्रीवियस हर्ट हो जाता है और वो हॉस्पिटल चला जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अब वहां पे प्रॉपर फर्स्ट एड नहीं मिलने के कारण उसकी डेथ हो जाती है। तो वो ये क्लेम करता है, जो ए पर्सन ये क्लेम करता है कि इसकी डेथ फर्स्ट एड मिलने से नहीं हुई, इसकी डेथ प्रॉपर है ना उसको केयर मिलने से हुई है, प्रॉपर केयर ना मिलने से हुई है, मेरे डंडा मारने से नहीं हुई है। बट यहाँ पे क्या था? आपका इंटेंट तो उसको मारने का था ना, तो आप लायबल होंगे उसके लिए। मर्डर के लिए नहीं होंगे बट आप
उसके लिए कल्पेबल होमिसाइड के उसमें लायबल होंगे, क्योंकि आपका ग्रीवियस हर्ट करने का उसका इंटेंशन था। वहां पे आपका ना मोटिव की बात हम नहीं करते हैं, उससे क्या ओवरऑल आपका क्या क्राइम था और क्या आपका वो क्राइम उसके जो ए पर्सन है जिसके लिए आपने जिसके अगेंस्ट आपने क्राइम किया है उसके अगेंस्ट आपका इंटेंशन क्या था, वो मैटर करता है। ओके, फिर आपके चैप्टर 2, हाँ अब जो है ये आपको पता है कि ये आपके आईपीसी के सेक्शंस हैं 76, 79, इस तरीके से आपके मिस्टेक ऑफ फैक्ट हम 76 और 79 में बात करते थे, जुडिशियल एक्ट की हम 77 और 78 में बात करते थे, एक्सीडेंट नेसेसिटी की हम 80, 81 में बात करते थे, इन्फेंसी, फिर अनसाउंड माइंड, इंटॉक्सिकेशन और लास्ट कंसेंट एंड गुड फेथ। अब जो है हमारे अब जो ये आपके पता है इसके बाद में भी है, बट ना मैं जो आपसे बात कर रही हूँ बीएनएस के 30 वहीं तक की आज बात कर रही हूँ, और एक्सेप्शंस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये जो हाँ अब इनका आपके टर्म्स ये हो चुके हैं, इस तरीके से आपका बात हो गई है कि लगभग अब एक चीट कोड मैं आपको बताती हूँ, आप टाइम के साथ नोटिस करना ये, बट मैं आपको सिर्फ जनरल एक्सेप्शंस के लिए दे रही हूँ। ये मैंने खुद ने देखा है, बाकी आप देखना, आप ये नोटिस करना कि अगर आपके बीएनएस के सेक्शन में आप कितना जोड़ देंगे, माइनस करके देखिए, एक पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है? आप इसके अंदर 62 जोड़ देंगे तो आपका क्या हुआ 76। ये किसी के साथ भी अप्लाई कर लीजिए, मुझे लगा कि काफी लगभग सब सेक्शंस में ये अप्लाई हो रहा है, किसी में नहीं हो रहा हो तो आप देख लेना, लगभग सब में ये हो रहा है आपके कि आपके पैटर्न अगर आप नोटिस करेंगे तो लगभग मेरे हिसाब से सब में ये पैटर्न बन रहा है कि आपको अगर आपके बीएनएस के सेक्शन याद करने हैं तो आपको जो अगर आपको आपके आईपीसी के सेक्शन अच्छे से याद हो गए हैं तो उसमें से आप क्लियरली 62 माइनस कर दीजिए और आपके बीएनएस के सेक्शंस तैयार हो जाएंगे, जनरल एक्सेप्शंस आपको रेडी हो जाएगा। इस ट्रिक को अच्छे से याद कर लीजिए। क्या ट्रिक है हमारी कि हमको हमारे आईपीसी के सेक्शंस में से 62 माइनस करना है। क्या करना है? आईपीसी के सेक्शन में 62 माइनस कर देंगे तो आपके बीएनएस का सेक्शन बन जाएगा। ये मैं आपको सिर्फ एक्सेप्शंस की बात कर रही हूं, आप लगभग देख लीजिए सब में ये चीज अप्लाई हो रही है। ओके, ट्रिक को ध्यान रखेंगे। चैनल अगर आपको क्लास में मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके, अब जो है हमारा पहला सेक्शन हम शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो हम बात करते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट की। तो अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट का हमारा जो मैक्सिम आता है वो आता है इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूजेड। मिस्टेक ऑफ फैक्ट आपके एक्सक्यूजेबल है बट मिस्टेक ऑफ लॉ आपके एक्सक्यूजेबल नहीं है, सीधी सी बात है। बट ये आपको मैक्सिम याद है, बस यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, एक्ट्स, यहाँ पे हमारा जो हम सेक्शन बात कर रहे हैं 76 और 79 की बात कर रहे हैं। इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज अ वैलिड डिफेंस, इग्नोरेंस ऑफ लॉ नेवर एन एक्सक्यूज, इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजेड और इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूजेड। ये दो चीज आप अच्छे से याद कर लीजिए। इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजेड, इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूजेड। नाम से समझ में आ रहा है, इजी सा। इग्नोर कर सकते हो फैक्ट को, अगर आपने फैक्ट को इग्नोर किया तो वो एक्सक्यूजेबल है। नॉन आ गया, इग्नोरेंशिया जुरिस, जुरिस का मतलब आपको पता है हम लॉ के लिए लेते हैं जब भी हम लीगल मैक्सिम्स की बात करते हैं। इग्नोरेंस अगर आपने लॉ का किया तो वो नॉन एक्सक्यूजेबल है। सिंपल सी बात है, ये आपके बेसिक सी बात हम कर रहे हैं 76 और 79 में। अब जो है इसका जो इंपॉर्टेंट केस आता है
जिससे ये आया था वो है आर वर्सेस टॉल्सन। मैंने ये आपसे बात पहले भी फर्स्ट क्लास में कर ली थी, डेफिनेशंस वाली, शायद जब हमने क्लास की थी तब मैं आपके लिए लेके आई थी। तो उसमें केस का नाम क्या याद रखेंगे, आर वर्सेस टॉल्सन। उसमें हस्बैंड जो थे वो मिसिंग थे। आपको पता है हमारे यहाँ पे अगर कोई पर्सन 7 साल से ऊपर मिसिंग है तो उसको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसको डेड माना जाता है। तो ऐसी कंडीशन में वाइफ प्रेज्यूम्स हिम डेड एंड रीमैरिज इन गुड फेथ। हस्बैंड रिटर्न्स, तो रूलिंग कोर्ट ने क्या बोला, नॉट गिल्टी ऑफ बाइगैमी, जेन्युइन मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन गुड फेथ। भाई ऐसा नहीं है वाइफ का इंटेंशन, उसने वेट किया है सालों, उसके बाद की है। और जब तो एक नॉर्मल सी बात थी कि उसके तो इसलिए ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट गुड फेथ में था और उसको नॉट गिल्टी ऑफ बाइगैमी डिक्लेयर किया गया। अब जो है इग्नोरेंस ऑफ ए फॉरेन लॉ इज ट्रीटेड एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट नॉट लॉ। ये काफी सारे एग्जाम्स में या फिर आप अगर मॉक सीरीज दे रहे हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या आपके भी दिमाग में ये बात आ गई होगी कि अगर मैं कहीं कोई फॉरेन कंट्री में ट्रिप पे जाता हूँ या विजिट करता हूँ, कहीं वर्क ट्रिप पे जाता हूँ, मैं जैसे ही गया हूँ मुझे तुरंत वहां के आपके सारे लॉस नहीं पता है और जाने अनजाने आपसे मिस्टेक हो जाती है। तो ऐसी कोई कंडीशन में क्योंकि आप वहां पे नए थे, आपके लिए वो टोटली एक्सक्यूजेबल है, वो आपके लिए मिस्टेक ऑफ फैक्ट है कि आपको नहीं पता था वहां पे ये लॉज हैं। काफी सारे कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट लॉज होते हैं, कई छोटी छोटी चीजें आपको पता होगा कि वहां पे, जैसे अब हमारे इंडिया कितना साफ सुथरा है ना, कहीं पे भी हम थूक देते हैं, कहीं पे भी हम कचरा डाल देते हैं। आपको सभी को, आपने शायद लगभग सबने देखा होगा कि आपको पता भी होगा कि आप जापान में जाइए या और भी कई कंट्रीज के अंदर इस तरीके से ना आप पब्लिकली लिटरिंग नहीं कर सकते हैं, आप गंदगी नहीं फैला सकते हैं, वहां पे काफी बड़ा फाइन लगता है। तो ऐसी कंडीशन में स्टार्टिंग में जब तक कि आप नए नए हो, आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट मानी जाती है। जब आप रहने लग जाते हो और फिर आपको नहीं पता तो वो आपके लिए मिस्टेक, ये फिर वो इसमें आ जाएगा इग्नोरेंस ऑफ फॉरेन लॉ। या आप यहाँ रह रहे हैं, आपने किसी के संग कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो फॉरेन ना कोई फॉरेनर था, वहां के में आपने किया है, कॉन्ट्रैक्ट बेस बनाया है, तो ऐसी कंडीशन में वो मिस्टेक ऑफ लॉ माना जाएगा। अगर आपके वहां के कोई आप वो आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है तो आपको ये सब चीज पता होना चाहिए कि वहां के कंट्री में क्या लॉज है क्या नहीं है, ये सब आपको पता होना चाहिए। वो लीगल टर्म्स पे हम बात कर रहे हैं, सीरियस बात कर रहे हैं, वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं, मिस्टेक ऑफ लॉ हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप ध्यान रखेंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं, आपके क्वेश्चन क्या दे रखा है। फिर तो आईपीसी का सेक्शन 14 जो है वो आपके आईपीसी के 76 की बात करता है कि बाउंड बाय लॉ और बिलीविंग वनसेल्फ बाउंड। ये जो बात है ये आपको पता है, यहाँ पे हम क्या बात करते हैं सर, यहाँ पे हम बात करते हैं बाउंड बाय लॉ और बाय बिलीविंग वनसेल्फ बाउंड, कि आपको डेजिग्नेटेड थे, आप कोई एक्ट करने के लिए बाउंड बाय लॉ थे और फिर आपने कोई एक्ट किया है। तो ऐसी कंडीशन में अब मान लीजिए एग्जाम्पल, इसका आपको पता है, ये आईपीसी में हमारे इलस्ट्रेशंस में एग्जाम्पल भी है कि कोई हवलदार है, ऐसी कंडीशन में उसको उसके जो ऑफिसर है उसने कोई उसको ऑर्डर दिया है कि आपको उस पर्सन को लेके आना है, और वो मान लीजिए कि वो जयपुर में है और उसको मान लीजिए उसको आसपास के कोई गांव से या थोड़ा सा दूर से जाके जो उसकी जुरिसडिक्शन में आ रहा है वहां से जाके उसको पकड़ के लाना था। अब मीनवाइल वो चला गया, मीनवाइल उसने ना वो एक्टिविटी करने के लिए बाउंड भी था, उसने उसको ना गिरफ्तार किया, जबरदस्ती करके लेके आ रहा था, बट मीनवाइल वहां पे पीछे से उसका जो क्राइम था उससे वो मुक्त हो गया, या वहां पे उसके ऊपर बेल आ गई है, कुछ ऐसा कुछ ऑर्डर आ गया है जो उसकी नॉलेज में नहीं है, बट उसने एक्ट किया। तो अब एक तरीके से तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ही विल से ही इज बाउंड बाय लॉ। उसको तो ऑर्डर मिला था ऊपर से, उसका कोई इंटेंशन उसको किडनैप करने का या फिर उसको जबरदस्ती करने का नहीं था, वो ही वाज बाउंड बाय लॉ। आ गई बात समझ में। और बीएनएस 17 में जो आपके 79 में हम बात करते थे जस्टिफाइड बाय लॉ, जस्टिफाइड बिलीविंग वनसेल्फ जस्टिफाइड, यहाँ पे हम जज वाली बात करते हैं कि अगर आपने कोई जजमेंट दे दिया है जो आपको, तो उसके लिए आप है ना किसी भी तरीके से लाइबल नहीं होते हैं। जस्टिफाइड बाय जो आपको लगता है कि कोर्ट ये समझेगी कि एक नॉर्मल प्रूडेंट इंसान ऐसी कंडीशन में ये करता,
तो उसकी ऐसी कंडीशन में जस्टिफाइड बाय लॉ में हम क्या करते हैं, जज की नजर में या फिर आपके बिलीविंग वन सेल्फ जस्टिफाइड, उसने जो है गुड फेथ में इस तरीके से काम किया है कि वो जस्टिफाइड होता है, तो वो आप हम बात करते हैं। तो ऐसी आप क्या है, मिस्टेक ऑफ लॉ, इग्नोरेंशिया जुरिस, नॉन एक्सक्यूजेड। इंडियन सिटीजन क्लेमिंग इग्नोरेंस ऑफ यूएस लॉ, फॉरेन लॉ इज ट्रीटेड एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट नॉट लॉ। आगे बात समझ में, फॉरेन लॉ है उसके में अगर आप ट्रीटेड एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट बोला जाता है, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं बोला जाता है। फिर बीएनएस का 15 हमारा जो बात करता है एक्ट ऑफ जज, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी व्हेन एक्टिंग जुडिशियली इन गुड फेथ इवन इफ दे एक्सीड देयर जुरिसडिक्शन। आगे बात समझ में कि जजेस के को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है कि अगर उन्होंने गुड फेथ में कोई भी अगर एक्टिंग जुडिशियली कोई काम किया है, अगर वो अपनी जुरिसडिक्शन कहीं पे एक्सीड भी कर जाते हैं तो भी उनको एब्सोल्यूट इम्यूनिटी होती है। फिर नेक्स्ट सेक्शन हम बात करते हैं 78 आईपीसी का और 16 ऑफ बीएनएस, एक्ट अंडर कोर्ट ऑर्डर, प्रोटेक्ट्स ऑफिसर्स लाइक एग्जीक्यूशनर्स और बेलिफ्स executing a court order even if the court had no jurisdiction to pass it provided they believed it did in good faith। अब क्या था ऐसी कंडीशन में, आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम जज की पावर्स की बात कर रहे हैं कि जो उन्होंने एक्सरसाइज करी है, और यहाँ पे हम ऑफिसर्स की एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं जो कि उनको कोर्ट के ऑर्डर पर मिली है, तो उन्होंने तो अपने ड्यूटी करी है। क्या मैं गुड फेथ के अंदर उन्होंने, उनको ये था कि कोर्ट ने सही जजमेंट दिया है, उन्होंने उस एक्ट के उस पर किया है, इम्प्लीमेंट किया है उन्होंने तो सिर्फ। तो ऐसी कंडीशन में अब इसमें कहाँ क्या आता है, एग्जीक्यूशनर, बेलिफ्स, ये जो वो चीजें होती है, एग्जीक्यूशनर आपको पता होगा इसमें सबसे ज्यादा एक बात आती है फांसी वाली बात, जिसने फांसी दी, तो या फिर आपके कोई ऑफिसर जिसने वो आपके एग्जीक्यूट किया ऑर्डर, बेलिफ जिसने बेल दे दी, तो वो किस बेस पे दी, कोर्ट के जजमेंट के बेस पे दी। भाई उसको, उसका काम थोड़ी है, उसका काम क्या है, उसके पास जो ऑर्डर आएगा वो उसको काम करना है, उसने वो किया है तो वो उसको प्रोटेक्ट कर देगा। ओके, फिर डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज होता है। नथिंग इज एन ऑफेंस इफ डन टू प्रिवेंट अ ग्रेटर हार्म, ग्रेटर एविल और लेसर एविल। यहाँ पे मेन बात ये है कि नेसेसिटी, आपने कोई क्राइम किया है, वो आपने क्यों किया, क्या आपको लगा कि उसकी नेसेसिटी थी कि कोई बहुत बड़ा ग्रेटर हार्म को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने वो काम किया था, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, छोटा क्राइम अगर वो होगा और ऐसे लगेगा कोर्ट को कि हाँ उसने वो है ना बड़े हार्म ना हो जाए उसके लिए किया था। अब इसका एग्जांपल, मान लीजिए कहीं आपके पड़ोस में आग लग गई, आपने उसको बुझाने की कोशिश के अंदर दरवाजा तोड़ दिया, अंदर घुस रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में सोचो आपको कोई है ना बोल दे कि आपने तो ट्रेसपास कर दिया, घर में ताला लग रहा था बट आप जा रहे थे, आपने देखा कि घर में धुआं उठ रहा है, अब घर में आग बचाने के लिए आपने दरवाजे का ताला तोड़ दिया, जबरदस्ती अंदर घुस गए और आपने आग बुझाने की कोशिश कर दी। मालिक आए और बोलते हैं कि ये तो साहब हमारे ट्रेसपास कर रहे थे, चोरी करने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या बोलेंगे, भाई यहाँ तो मैं तो एक तो आग बचा रहा हूँ, रहे मुझे ट्रेसपास के लिए बोल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या था, मेरी नेसेसिटी थी ग्रेटर हार्म होने से कि घर में आग लग जाएगी, उसको बचाने के लिए मैंने ये काम किया था। अब क्या था, ये आपके है ना, आपके एक बहुत पुराना केस है, अ कैप्टन alters his ship's course to avoid running over a large boat full of passengers knowing he will inevitably run over a smaller boat with only 2 people। कि एक कैप्टन है, उसने उसकी बड़ी सारी शिप थी, उसको अपनी जो उसका जो नॉर्मल कोर्स था, अपना रास्ता था, या आपकी बड़ी सारी शिप है, यहाँ पे एक छोटी शिप है, एक और बड़ी शिप है, छोटी शिप थी, इसमें कोई एक लोग है ना, यहाँ पे मछुआरा था, यहाँ पे बहुत इसके अंदर ये आपके मान लीजिए कि है ना, ये तो आपके क्रूज हो गया, ये आपके एक छोटी बोट हो गई, इसके अंदर आपके ये ना मान लीजिए टूरिस्ट। तो ऐसी कंडीशन में बोट फुल ऑफ पैसेंजर्स थी और उसको पता था कि अगर उसने रास्ता मोड़ा तो वो छोटी बोट से टकरा जाएगा विद ओनली 2 पीपल।
तो ऐसे में क्या किया उसने, इसके अंदर जिसमें फुल ऑफ पैसेंजर्स थे, मान लीजिए कि ऐसा शिप था जिसमें 50 लोग थे और यहाँ पे 2 लोग थे, तो मैंने की 50 की जान बचाने के लिए उसने इधर मोड़ दिया, ये डुश 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 डूब गई। कि 2 लोगों की जान बचाने, मैंने इसलिए इसके ऊपर जो आपको बोला गया कि आपने 2 लोगों को मार दिया, बोले मैंने 50 लोगों की जान बचाई थी इसलिए मैंने मोड़ा। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, क्वेश्चंस फ्रेम दिस इन असर्शन और रीजनल फॉर्म। ये आपके नॉर्मली असर्शन रीजनिंग फॉर्मेट में होते हैं और आपको जस्टिफाई करना होता है कि स्ट्रिक्टली द मैथमेटिकल मोरल अवॉइडेंस ऑफ ए ग्रेटर हार्म। तो आपके ग्रेटर हार्म की बात हो रही है कि आपको ऐसे में क्या नोटिस करना है, आपकी जस्टिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि ग्रेटर एविल की को हमने बचाने की कोशिश की है छोटे से हार्म के लिए। आई बात समझ में? और समझिए, तो आपका वो जो वर्डिक्ट था उसमें बोला गया था नो ऑफेंस प्रोटेक्टेड अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी। दूसरी लैंग्वेज में हम समझते हैं कि आपका अनइंटेंडेड हार्म करने का था। दोनों ही कंडीशन में आपने एक तो लॉफुल एक्ट इन लॉफुल मैनर, आपने कोई लॉफुल एक्ट किया है लॉफुल मैनर में, मस्ट बी अ लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मींस विद प्रॉपर केयर। ये तो ऐसी कंडीशन में आपके क्या होगा, फिर भी आपसे कोई अनइंटेंडेड हार्म हो जाता है तो उसको हम एक्सीडेंट बोलते हैं। और अगर आपने हार्म कॉज कर दिया टू प्रिवेंट अ ग्रेटर हार्म, तो ऐसी कंडीशन में उसको हम नेसेसिटी बोलते हैं और सेक्शन 19 में आ जाता है, इधर 18 में आ जाता है। अब बताओ आपको बात समझ में आई? आपने कोई लॉफुल एक्ट किया है, लॉफुल मैनर में किया है, बट आपसे और आपने प्रॉपर केयर भी रखी है, फिर भी आपसे अनइंटेंडेड हार्म हो जाता है तो आपको डिफेंस किसका लेंगे, एक्सीडेंट का। बट आपको अनइंटेंडेड हार्म है बट प्रिवेंटिंग क्या कर रहे हैं, ग्रेटर हार्म किया है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, उसे नेसेसिटी बोलेंगे। इसलिए मैंने पहले नेसेसिटी आपको समझाया कि अब आप सीरियस भाई आपने एक्ट क्या किया, हार्म कर दिया ना किसी को, ग्रेटर हार्म को बचाने के लिए जब आप 2 चीज को कंपेयर कर रहे हो कि दोनों ही कंडीशन में मुझे तो है ना मैं हार जाऊंगा या पार जाऊंगा, हार्म तो होगा, ज्यादा हार्म किस साइड होगा, उसको बचाने की कोशिश की तो हम नेसेसिटी बोलेंगे। और अगर आपने नॉर्मल ड्यू केयर किया, फिर लॉफुल आप मींस में थे, लॉफुल एक्ट किया, फिर भी कुछ बात हो जाती है तो आप क्या बोलेंगे, एक्सीडेंट हो गया। वैसे तो आपको लगभग बात नाम से ही समझ में आ रही है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज जिसमें से हम अक्सर क्वेश्चन पूछता है तो वो हम क्या बोलेंगे, इन्फेंसी की बात है और इसका हमारा लीगल मैक्सिम है, इसको इन्फेंसी का दूसरा नाम क्या है, डॉली इन कैपेक्स। जब भी हम डॉली इन कैपेक्स सुनेंगे तो हम क्या बोलेंगे इसको, कि हम इन्फेंसी की बात हम कर रहे हैं। ओके, इसमें ये क्या बोलता है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। हमारे 7 years तक एब्सोल्यूट आपके डिफेंस दे रखा है कि आपने कोई क्राइम नहीं किया है। जब तक एक तरीके से आप बिल्कुल अबोध बालिग हैं, चाहे आपने गन से शूट ही कर दिया, पापा पुलिस वाले थे, पापा जी ने आके बंदूक रखी, वो अभी कोई कहना करके आएंगे, लोडेड भी होगी साहब, बच्चे ने बंदूक निकाली और किसी को शूट कर दिया, किसी को लग गई, नो क्राइम। कुछ भी कर दे बच्चा, चाकू से खेलते खेलते किसी को मार दिया, कुछ भी कर दे बच्चा, बट वो आपके क्या होगा, वो आपके ऑफेंडर नहीं कहलाएगा, नो क्राइम कैन बी कमिटेड। ये मान चलते हैं क्योंकि हम लोग जो हमने पॉक्सो में भी पढ़ा था, या हमने जो पहले जेजे एक्ट में पढ़ा था, जेजे एक्ट में भी हमने पढ़ा था कि अगर आप 7 साल से नीचे हैं, 7 साल तक की जो एज है, उसमें हम मान के चलते हैं कि आप बिल्कुल अबोध हैं, आपका कोई क्राइम करने का कोई इंटेंशन नहीं है, आपसे गलती हो गई है, तो यहाँ पे आपके इन्फेंसी की बात करते हैं। अब एब्सोल्यूट इम्यूनिटी का पीरियड आपके कौन सा आता है, 0 to 7। अब जो इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन हमेशा आपसे अगर कोई आपको फंसाने की कोशिश करेगा तो वो 7 to 18 वाली भी पूछेगा, इसका नेक्स्ट हमारे सेक्शन में हम बात करेंगे। बट आपकी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कहाँ आती है, डू नॉट ओवरराइड दिस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, कितना ही बड़ा क्राइम हो, 7 साल तक तो कुछ भी नहीं है साहब। हाँ, 0 to 7 जो है एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है। अब जो है हमारा बोलता है कि 7 से 12 कंडीशनल है
और 12 से 18 लाइबल हो जाता है। अब आपके ये चीज चेंज हो रही है धीरे धीरे। निर्भया के जब हमारी चीजें हुई उसके बाद से ये मान लिया गया है, जिस तरह के आगे जैसे जैसे हमारी जनरेशन बढ़ रही है, कि हमारे 12 से 18 के बीच में लाइबल हम मानते हैं। क्योंकि जैसे जैसे प्यूबर्टी में आता है हम ये मानते हैं कि उसको ये तो पता है कि मैंने एक्ट गलत किया है, या ये मेरा एक्ट गलत है, उसका इंटेंशन उसको पता है, क्या एक्ट कर रहा है ये उसको पता है। तो इसलिए यहाँ पे लाइबल होगा, ये कंडीशनल होगा, और यहाँ पे एब्सोल्यूट इम्यूनिटी होगी। अब 7 to 12 में होता ये है, एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अबव 7 and 11 मस्ट नॉट हैव अटेन्ड सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू जज द नेचर और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कंडक्ट, तो ही आपको इम्यूनिटी मिलेगी, अदरवाइज आप लाइबल होंगे। ये कंडीशन है हमारी कि उसने क्या क्रॉस नहीं किया हो, सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इतनी समझ नहीं हो। जब हम जेजे एक्ट में बात करते हैं, जेजे एक्ट के आप केसेस देखेंगे, अगर आप कोर्ट में भी जाते हैं, एपीओ है, तो आप ऑब्वियसली बात है आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। अगर आप प्रैक्टिस आप देखते होंगे जब जेजे एक्ट में, तो इसकी काफी संगीन जुर्म जो है, कई मान लीजिए आपकी हिस्ट्री ऐसी है, आपकी सराउंडिंग ऐसी है कि आप कोई क्राइम की तरफ एफ्लिक्ट हो गए हैं, तो आपकी सफिशिएंट मैच्योरिटी क्या है, क्या आपको ये समझ आ रहा है कि आपने क्या किया है। मान लीजिए चोरी कर रहे हैं या कुछ भी, कि आप क्या आपकी मैच्योरिटी लेवल है वो देखा जाता है, ये कंडीशन होती है, उसके हिसाब से लाइबल होता है। एविडेंशियरी ट्रैप क्या है यहाँ पे, अनलाइक BNS 20, BNS 21 is a qualified defense, the burden of proof is on the defense to prove lack of maturity। आ गई बात समझ में, आपको लैक ऑफ मैच्योरिटी प्रूव करनी है तो ही आप इसके अंदर ले सकते हैं, और अगर 7 साल से छोटा है तो एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है ही 20 में। फिर हम बात करते हैं हाँ BNS के सेक्शन 22 की, वो किसमें बात करता है, इंसैनिटी, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। सिंपल सी बात है, नाम से समझ में आ रहा है कि आपने जब, और यहाँ पे सिर्फ हम ये नहीं बोलेंगे कि आपके अनसाउंड माइंड है, हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि जब आपने क्राइम किया, द मोमेंट यू हैव कमिटेड द क्राइम, उस टाइम पे आपकी क्या कंडीशन थी। स्टैट्यूटरी कोड क्या है, एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। आपको कोई दिमागी या कोई इस तरह की कोई बीमारी है, या आप दिमागी तौर पे इस तरीके से आप इनकेपेबल हैं कि आपका नेचर ऑफ एक्ट आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का डिफेंस ले सकते हैं। अब इसके अंदर हम ये मानते हैं, कुछ जैसे आपको पता है स्किज़ोफ्रेनिया के माना कंडीशन हो गई, या आपकी ऐसी कंडीशन है कि आपको दौरे आते हैं, कुछ टाइम आप एकदम से ना थोड़ी देर के लिए आप ऐसे हो जाते हैं कि अपना होश खो देते हैं, फिर आपको अपने आप, फिर आपके जैसे मान लीजिए मेडिसिन दी, आपको ट्रीटमेंट मिला, या अपने आप भी आप वापस नॉर्मल हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये आपको एक एग्जांपल है और इस तरह के केसेस भी हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बात कर रहे हैं, एट द टाइम ऑफ ऑफेंस आपकी मेंटल कंडीशन क्या थी, यहाँ पे वो मैटर करता है। अब जो है यहाँ पे जो दो हम केस की बात करते हैं, आर वर्सेस एनॉल्ट और आर वर्सेस मेनॉटन। द वाइल्ड बीस्ट टेस्ट, क्रूड स्टैंडर्ड ऑफ एनिमलिस्टिक नॉन कम्प्रिहेंशन। ये वाइल्ड बीस्ट टेस्ट कहां से आया था, आर वर्सेस एनॉल्ट की बात करते हैं कि आपके एनिमलिस्टिक, बिल्कुल ही आप भरसक हैं कि आपने किस लेवल पे वो करा है वो देखा जाता है। और राइट एंड रॉन्ग टेस्ट, द मॉडर्न फाउंडेशन, अब जो बात करते हैं वो हम इस पे बात करते हैं, इनेबिलिटी टू डिस्टिंग्विश लीगल और मोरल राइट फ्रॉम रॉन्ग। अब जो है ये बात करते हैं विच, आपके ये पहले PYQ भी है, विच लैंडमार्क केस एस्टैब्लिश द राइट एंड रॉन्ग टेस्ट। तो आप क्या बोलेंगे, मैकनॉटन वाला केस था, आर वर्सेस मैकनॉटन, ये आपके राइट एंड रॉन्ग टेस्ट की बात करते हैं। ये दो टेस्ट इसलिए मैंने आपको बताए हैं क्योंकि ये आपके PYQ है, शायद आपने कहीं सुने नहीं होंगे, तो इसको आप इंपॉर्टेंट है देख लीजिए क्योंकि ये PYQ है। अगर आप हम वाइल्ड बीस्ट टेस्ट की बात करते हैं तो हम आर वर्सेस एनॉल्ट की बात करते हैं, और मैकनॉटन की बात करते हैं तो राइट एंड रॉन्ग टेस्ट की बात करते हैं। अब तो पहले क्या था कि जब तक कि आप बिल्कुल ही जो मैं आपसे कह रही हूँ पागल खाने वाले में जो रहते हैं कि आपकी ऐसी बिल्कुल आप कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं, जिसको हम नॉर्मल स्ले लैंग्वेज में
लेमैन लैंग्वेज में पागल डिक्लेयर करते हैं कि वो अपना आप वो वाली बात तो हम वाइल्ड बीस्ट टेस्ट में बोलते थे। फिर सेकंड आया 1843 के अंदर, आप देख रहे हैं। उसके बाद में एक और बात आई कि क्या आप राइट एंड रॉन्ग समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। ये आपके मेडिकल कंडीशंस, जैसे जैसे पर्सन की कंडीशन होती है उस पर बोलेंगे कि, तो उसके ऊपर ये टेस्ट आया था कि आप क्या कर रहे हैं, इनेबिलिटी टू डिस्टिंग्विश लीगल या मोरल राइट फ्रॉम रॉन्ग। अनसाउंड माइंड, तो आपके 22 क्या बात करता है, अनसाउंड माइंड क्या बात करता है, इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और दैट इज द रॉन्ग और कॉन्ट्रैरी टू लॉ। इसके अंदर हमने वाइल्ड बीस्ट टेस्ट बात कर ली, राइट एंड रॉन्ग टेस्ट की बात कर ली। तो मेडिकल इंसैनिटी इज नॉट इक्वल्स टू लीगल इंसैनिटी। द कोर्ट ओनली केयर्स अबाउट कॉग्निटिव कैपेसिटी एट द एग्जैक्ट टाइम। ये अब आपके क्रक्स है कि एग्जैक्ट टाइम पर आपकी क्या कॉग्निटिव कैपेसिटी थी, कोर्ट ये मानता है। मेडिकल इंसैनिटी और लीगल इंसैनिटी सेम नहीं होता है। मान लीजिए कि पर्सन की ऐसी कंडीशन है कि उसको नहीं पता मोरल राइट और ये सब चीज, बस उसको ये पता होना चाहिए कि उसने गलत किया है नहीं किया है, उसका वो क्राइम करने का इंटेंशन था या नहीं था, एट द एग्जैक्ट टाइम उसकी क्या कंडीशन थी, कॉग्निटिव कैपेसिटी थी सामने वाले की केयर करने की। कोर्ट को सिर्फ इतना सा मतलब है। अब जो है सेम लॉजिक हम इंटॉक्सिकेशन में भी लगाएंगे कि जो आपके 23 और 24 में हम बात करते हैं, तो आपके 23 में क्या बात करता है, वॉज द इंटॉक्सिकेशन पे डिपेंड करता है कि वॉज द पर्सन इंटॉक्सिकेटेड अगेंस्ट विदाउट नॉलेज या फिर वॉलेंट्री। ये दो कंडीशन है। भाई कोई पर्सन इंटॉक्सिकेशन में उसने कोई क्राइम किया है, आप बोलोगे कि मैं नशे में था, मैंने क्राइम कर दिया, उस टाइम पे मैंने क्राइम किया, मैंने पी रखी थी, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपको पता ही नहीं था कि आप नशे में थे। दो कंडीशन होगी कि आपको पता ही नहीं था कि आपको आपके अगेंस्ट योर विल या विदाउट नॉलेज आपको इंटॉक्सिकेट किया गया। आपने सोचा शरबत था, वहां पे आपके ठंडाई या आपके कुछ ड्रिंक मिला दी, अब आपने पी लिया, वहां पे किसी से या तो लड़ाई कर ली या आपने कोई क्राइम कर दिया। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आप इंटॉक्सिकेटेड थे, इनकेपेबल ऑफ जजमेंट थे कि मैं क्या कर रहा हूं। वैलिड डिफेंस है BNS 23 के अंदर। इफ यू ड्रिंक वॉलंटरली द लॉ प्रिज्यूम्स यू हैव द सेम नॉलेज एज अ सोबर पर्सन। अब आपने ये क्या है, हमने वॉलंटरी, आपको पता था, आप कहीं गए थे, आपने पार्टी में वॉलंटरीली पी है, फिर आपने क्राइम किया है, तो इट रिक्वायर्स स्पेसिफिक इंटेंट। और आपके मान लीजिए आपको पता है, तो आप है ना, जैसे आप जब ड्रिंक करते हैं या आप इंटॉक्सिकेटेड होते हैं तो आपकी फीलिंग्स हाइटेंड हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में जब आपने वॉलंटरीली, आप कई लोग क्या करते हैं कि मैंने ड्रिंक कर लिया और फिर क्राइम कर लिया कि मैं ड्रिंक करके कर लूंगा तो मेरे को इंटॉक्सिकेशन कम मिल जाएगा। ये ऐसी कंडीशन भी होने लग गई थी, इसलिए आपके ये एक्ट आया था, ये सेक्शन आया था कि अगर आपने वॉलंटरीली ड्रिंक किया है और फिर आपने कमिट किया है ऑफेंस रिक्वायरिंग स्पेसिफिक इंटेंट, कि आपका इंटेंट था, मान लीजिए लड़ाई हो गई तो आपने ड्रिंक कर रखी थी, तो अगर आपको उस पर्सन को हर्ट करने का नहीं था, आप थोड़ा बहुत करेंगे, बट आपको ऑलरेडी उस पर्सन पे अंदर से गुस्सा आ रहा था, तो आपका एक्ट, ऑब्वियसली बात है कि क्राइम आपका ज्यादा सीवियर होएगा। आपका स्पेसिफिक इंटेंट था सामने वाले का, तो उसको क्या माना जाएगा कि जैसे कि आप सोबर थे, ये आपका BNS 24 बोलता है। ओके, 25 और 26 कंसेंट की बात कर रहे हैं कि आपने कंसेंट दी थी या नहीं दी थी। तो ऐसी कंडीशन में ये मान लीजिए 25 जो है, यहाँ पे हम स्पोर्ट्स वाले एक्सेप्शन की बात करते हैं और यहाँ पे हम 26 में सर्जन वाले एक्सेप्शंस की बात करते हैं। ये दो में अंतर क्या है, 25 और 26 में आप 18 ईयर्स से अबव थे और एक्ट नॉट इंटेंडेड और नोन टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, ऐसी कंडीशन में आपने अपनी कंसेंट दी है, तो आप उसका जो आपका ना, आप उसका एक्सेप्शन नहीं, आपका अगर आपने ना ये पता था, आपको ये था कि मेरी डेथ तो नहीं होएगी और ग्रीवियस हर्ट भी नहीं होएगी और फिर आपने कंसेंट दी, तो आप वैलिड एक्सेप्शन, आप है ना वैलिड डिफेंस ले सकते हैं कि सामने वाले पर्सन की क्या थी, कंसेंट थी। स्पोर्ट्स जो है, इसका यहाँ पे हम एक्सेप्शन लेते हैं कि आपने कोई, आप स्पोर्ट्स में थे
और फिर आपको कोई ना चोट लग गई है, तो आपके ऊपर आए कि आपने तो है ना, जैसे जो आप अगर आप जो स्पोर्ट्स करवाते हैं या कोच हैं या ऐसी कंडीशन में है और फिर आप बोले, तो आप बोल सकते हैं कि सामने वाले को पता था कि मैं बॉक्सिंग, एग्जांपल फेंसिंग मैच और बॉक्सिंग, आप बॉक्सर हैं आना, तो अगर आप बॉक्सर हैं, आप खेल रहे थे उसमें आपके लग गई, तो आप कभी भी ये क्लेम नहीं कर सकते हो कि मुझे हर्ट किया है, क्योंकि आपने वो स्पोर्ट्स खेलने के लिए क्या दी है, कंसेंट दी है। और अगर आप स्पोर्ट्स में नहीं थे, मान लीजिए ना, तो ऐसी कंडीशन, मान लीजिए फेंसिंग वगैरह, और आप कोई गेम खेलने गए हो, क्रिकेट की बात होती है कि आप वहाँ क्रिकेट के उसमें बैठे हो और आपके ऊपर, जैसा कि आप देखते हो कि बना, जैसे कमेंटर बोलते हैं कि उन्होंने मारा छक्का और ये सीधे जाके आपके स्टेडियम के उसमें गई, तो अगर आप वहाँ बैठे हो और आपके पास बॉल आ जाती है, बोले आप तो मेरे तो लग गई, बॉल इतने वहां से गेम से आपके पास आई है, तो ऑब्वियसली बात आपके लगेगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर आप इसमें यहाँ पे बैठे हो और फिर यहाँ से आपके पास बॉल आती है, तो आपने क्या किया है, आपने जब यहाँ टिकट खरीदा है, अंदर गए हैं, तो आपके ऊपर लगी है, तो आप क्या होगा कि आपने कंसेंट दी है वहां पे कि आपको है ना, ये तो पता था कोई जानवान का खतरा तो है नहीं, लेकिन हाँ ये आपकी कंसेंट थी, आपको पता था कि आपके लग सकती है, तो आप ये एक्सेप्शन नहीं लेंगे। बट अगर कोई यहाँ पे ये पर्सन था, फिर बॉल गई है और उसके ए पर्सन के लग गई है, तो आप बोल सकते हो, क्लियरली बात है, क्योंकि चलता फिरता आदमी है, उसने तो नहीं लिया, जिसका स्टेडियम था उसको ध्यान रखना चाहिए था कि ऐसा छक्का जाएगा, किसी को बाहर जाके डैमेज हो सकता है। ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। उसी तरीके से सर्जन की बात है, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि उसने गुड फेथ में काम किया है, डन फॉर द पर्सन्स बेनिफिट काम किया है, नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ दाउ इट माइट बी नोन एज अ रिस्क, बट उसने ये तो इंटेंड नहीं किया था कि मेरा पेशेंट मर जाए या उसके ना कोई प्रॉब्लम हो जाए, ये तो इंटेंड नहीं करके ऑपरेशन नहीं करता कभी भी कोई। हाँ, बट ये मान लीजिए कि आपकी जो चीज आप है ना एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, ऐसी कोई ना आपसे मिस्टेक हो जाती है, आपने गुड फेथ में, अगर इनमें से कोई भी चीज हो जाती है कि आपने गुड फेथ में ना आपने ऑपरेशन कर दिया, बट जैसे हम केस वगैरह देखते हैं कि आपने ऐसी कंडीशन में, नेग्लिजेंस में ये बात आती है कि आपको इसका एक्सेप्शन तो मिल गया, बट अब जब हम उल्टी बात करते हैं, नेग्लिजेंस वाली बात करते हैं, तो ये उसका उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है कि आपने मान लीजिए वहां पे अगर आपने सीजर छोड़ दी है, नैपकिन छोड़ दिया है, जैसे कि हमारे केसेस हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या बोलेंगे, नेग्लिजेंस वाली बात आ जाती है कि आपकी गुड फेथ में करने की और ड्यू केयर एंड प्रिकॉशन रखने की आपकी जिम्मेदारी थी और आपने नहीं किया, तो आप लायबल होंगे। बट अगर आपने सब कुछ ढंग से किया, फिर भी अब देखो भगवान पे डिपेंड करता है, फिर भी कुछ हो जाता है, तो वो सर्जन को एक्सेप्शन, आपको डिफेंस मिलता है। फिर 27, एक्ट इन गुड फेथ फॉर बेनिफिशियरीज, acts done in good faith for the benefit of a child or person of unsound mind or by with the consent of guardian। ऐसी कंडीशन में क्या बात करते हैं हम कि आपने बेनिफिशियरी से कंसेंट से कोई काम किया है गुड फेथ में, तो वो आप उसके लिए लायबल नहीं होंगे। मस्ट बी फॉर द पर्सन्स बेनिफिट, मस्ट बी डन इन गुड फेथ और रिक्वायर्स कंसेंट ऑफ गार्जियन, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ऐसी कंडीशन में आपको डिफेंस मिलता है। फिर पीवाईक्यू की बात करते हैं बीएनएस के, एक्ट्स डन फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और पर्सन बाय कंसेंट ऑफ गार्जियन में हम क्या बात करते हैं, विच इज नॉट अ कंडीशन अंडर BNS 27 for an act done for a child's benefit, done in good faith, consent of mind must be performed by someone with medical qualification। सर हम 27 में ये बात नहीं करते हैं, ये बात हम कहाँ करते हैं, 26 में करते हैं। मेडिकल क्वालिफिकेशंस वाली बात हम कोई भी नहीं कर रहे हैं। नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, द वेयर एक्ट नेवर स्पेसिफाइज मेडिकल क्वालिफिकेशन व्हाइल ऑफन अप्लाइड टू डॉक्टर्स, द टेक्स्ट डजंट स्ट्रिक्टली रिक्वायर इट। यहाँ पे हम डॉक्टर्स वाली बात नहीं करते, हम 26 में डॉक्टर्स वाली बात करते हैं। 28 गुड फेथ विदाउट कंसेंट, आपने ए शूट्स एट अ टाइगर अटैकिंग जेड, द बुलेट एक्सीडेंटली किल्स जेड, तो ऐसे में रिजल्ट क्या होगा, नो ऑफेंस, डन इन गुड फेथ फॉर जेड्स बेनिफिट व्हेन कंसेंट वाज इम्पॉसिबल। ये आपके मेन क्रक्स है।
जो अभी हमने बात करी 27 का, जस्ट इसका उल्टा। दोनों में क्या डिफरेंस है? आपने कोई एक्ट किया है, गुड फेथ में किया है, दोनों ही बात। बस यहाँ पे क्या है कि आप कंसेंट लेने के लिए, कंसेंट आपकी इम्पॉसिबल थी कि आप लेंगे कंसेंट, और फिर आपने कोई एक्ट किया है तो आप बिल्कुल, आपको डिफेंस मिलेगा। कम्युनिकेशन की बात करते हैं 29 में, डॉक्टर टेलिंग अ पेशेंट बैड न्यूज इन गुड फेथ लीडिंग टू अ शॉक इंड्यूस्ड डेथ, नो ऑफेंस। कम्युनिकेशन में की बात हो रही है कि आपने गुड फेथ के अंदर कोई ऐसा कुछ चीज बता दी है जो कि बैड न्यूज थी, और फिर ना पर्सन को हार्ट अटैक आ गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? उसका ये थोड़ी मतलब था, मान लीजिए आप कोई पर्सन पूछेगा डॉक्टर साहब मुझे क्या हुआ है, बोले आपके शरीर में एक कीड़ा चल रहा है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है आपके, कि आपने कुछ ऐसा खा लिया है कि जिसके आपके है ना एक कीड़ा चल रहा है जो मुझे ऑपरेशन से निकालना पड़ेगा। अब जो हमारे ना साहब थे उनको सुन के ओहो मेरे शरीर में कीड़ा लग रहा है, हार्ट अटैक आ गया और डेथ हो गई। डॉक्टर का इंटेंशन नहीं था, उसने तो अपनी ड्यूटी करी है, उसने तो बताया था कि आपके ऐसे हुआ है। या एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको बताया कि ना आपके तो ना कोई और बीमारी, कैंसर मान लीजिए, या थोड़ी कम सीवियर भी मान सकते हो, ऐसी कोई बीमारी है कि भाई आपको ओहो मेरे तो है ना ये बीमारी हो गई और उसके है ना हार्ट अटैक आ गया, तो ऐसी कंडीशन में शॉक इंड्यूस डेथ हो गई है। तो ऐसी कंडीशन में कम्युनिकेशन से कि आपका इंटेंशन नहीं था, आपने गुड फेथ में कम्युनिकेशन दी थी आपकी, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको डिफेंस मिलता है। और 30 में क्या बात करते हैं? कंपल्शन की बात करते हैं। एक्ट्स कंपेल्ड बाय थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ डज नॉट एक्सक्यूज मर्डर और ट्रिजन। ट्रिजन की कोई भी आपके ये एक्सेप्शन क्या है? मर्डर और ट्रिजन के अलावा अगर आपने, जब तक कि आपके ऊपर मान लीजिए वो जो आप, इसमें हम बात कर रहे हैं बंदूक की नोक वाली चीज, बंदूक की नोक पे की, या फिर मेरा मतलब है कि या आपको ये है कि आपको इंस्टेंट डेथ वाली बात है, तो आपको वैलिड डिफेंस मिलेगा। अब इसके अंदर छोटा सेक्शन लग रहा है कि अगर आपको बंदूक की नोक पे, या आपको ऐसा है कि मैं तुमको मार दूंगा, जान से चाकू रख दिया आपके ऊपर कि भाई है ना बैंक में चोरी करनी है, रॉबरी का केस है, आपको बोला कि है ना मैं मार दूंगा जब तक मुझे पैसे नहीं दोगे, तो उसने पैसे निकाल के दे दिए, तो उसने कंपल्शन में किया था। बट एक पर्सन बैठा है, बैंक मैनेजर है, उसको किसी ने फोन किया, बोले मैं तुम्हें ना चाकू से मार दूंगा अगर तुमने पैसे नहीं निकाले तो ऐसी कंडीशन में ये आप डिफेंस नहीं ले सकते हैं। कारण आप बोलेंगे क्यों, सेम ही तो बात हुई, नहीं हुई। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंस्टेंट डेथ की। मैं फोन पे बात कर रहा है, चाकू से आके मार दूंगा, जब तक तो वो बहुत कुछ कर लेगा, सबको बता देगा, पुलिस को बुला लेगा, सब कर सकता है। इंस्टेंट डेथ का उसको क्या वहां पे कंपल्शन था? नहीं था। हमको यहाँ पे डिफेंस नहीं मिलेगा। आ गई बात समझ में? क्या हम कहाँ फंस सकते हैं? कंडीशनल आपके क्वेश्चन दे दिया है प्रीलिम्स में या कहीं पे भी, आप ये सेक्शन यूज नहीं करेंगे। और यहाँ पे मर्डर और ट्रिजन का भी आपको एक्सेप्शन है कि ऐसी कंडीशन में भी आप कंपल्शन से भी नहीं बचेंगे। हो गए हैं 30 तक सेक्शन। इंपॉर्टेंट वाली बात क्या क्या है? फंसने को तो आप कहीं भी फंस सकते हैं याद नहीं करेंगे तो, बट बेसिक जो चीजें मैं आपको, 4 बात इंपॉर्टेंट जो आपके अक्सर आपके एग्जाम्स में घूम फिर के आती है, हम बात करें। ट्रैप नंबर 1, एज 7 to 12 वाली बात, 21 BNS में हम बात कर रहे हैं कि इज अ कंडीशनल डिफेंस मस्ट बी प्रूव लैक ऑफ मैच्योरिटी। ये आपके रेप वाले केस और निर्भया उसके बाद या उसके बाद में जे के कोई ना जो केसेस थे उसमें ये निकल के आया था कि जो 7 to 12 के अंदर आपके क्या कंडीशनल होनी चाहिए। दूसरा, इंटॉक्सिकेशन मस्ट बी अगेंस्ट विल और विदाउट नॉलेज टू बी अ डिफेंस। वॉलंटरी ड्रंक्स आर जज्ड सोबर। ठीक है। तीसरी बात, थ्रेट ऑफ डिफेंस एक्सक्यूज ऑलमोस्ट एनीथिंग एक्सेप्ट मर्डर। भाई मैंने तो मैंने तो कि मेरे को गोली मार देंगे, मैंने सामने वाले को मार दी, एक्सेप्ट मर्डर है और ट्रिजन है। क्वेश्चन सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट में या आपके पीवाईक्यू में मर्डर से रिलेटेड आता है, ये आपके ध्यान रखना है। ट्रैप 4 क्या है? फॉरेन लॉ वाला अक्सर ये क्वेश्चन बोला जाता है कि उसको क्या बोला जाता है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट बोला जाता है, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं बोला जाता है। नॉट लॉ, फॉरेन लॉ, इग्नोरेंस इज अ मिस्टेक ऑफ लॉ। आ गई बात समझ में? धीरे धीरे इसलिए पढ़ाया है कि कहीं पे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ट्रिक का ध्यान रखना है। क्या करना है? -62 करना है आईपीसी के सेक्शन में।
और इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम बचे हुए जो हमारे सेक्शंस हैं हमारे 31 से 44 बीएनएस के, वो हम बात करेंगे। और जनरल एक्सेप्शंस की चैनल पे अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।